नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं प्रारब्ध के नियमित गेस्ट हमारे व्यालोक पाठक। व्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपका। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को भी नमस्ते जी दर्शकों, बिहार बिहार का अररिया जिला, इस जिले के रानीगंज में शुक्रवार को बेखौफ अपराधी एक घर में जाते हैं। वो घर एक पत्रकार का होता है, विमल कुमार यादव। वो एक दैनिक अखबार, उसके संवाददाता। घर का दरवाजा नॉक करते हैं अपराधी। पत्रकार साहब बाहर आते हैं, विमल कुमार यादव, और उनको गोली मार दी जाती है बाकायदे सीने में। बात यही नहीं है, 2 साल पहले विमल कुमार यादव के भाई, उनकी भी हत्या हुई। प्रधान थे वो। अब स्थिति यह है कि विमल कुमार यादव अपने भाई के उस हत्या के मुकदमे में, जो अब भी ट्रायल में चल रहा है, उसके गवाह थे। तो माना यह भी जा रहा है कि ये एक गवाह को निपटाने की घटना थी। व्यालोक जी, पत्रकार मार दिया जाता है, और बात इतनी नहीं है। 2016 से अगर आप पत्रकारों की बात करें तो बिहार में 5 से 6, 5 तो आधिकारिक मैं खोज पाया हूं, 5 पत्रकारों की हत्या हो जाती है एक के बाद एक। तो एक तरफ पत्रकारों की हत्या, और दूसरी तरफ अगर कोई मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति पत्रकार न होते हुए भी पत्रकारिता कर रहा है तो उसको जेल। ये बिहार का क्या खेल है? ये सबसे पहले तो आपका जो उत्तरार्ध था वाक्य का, मनीष कश्यप जैसे लोग जो पत्रकार न होते हुए भी, आज की दुनिया में मनीष कश्यप पत्रकार ही हैं। उनका स्टाइल अगर हमें पसंद है नापसंद है, उस पर एक अलग बातचीत की जा सकती है, लेकिन पत्रकार वो हैं क्योंकि वो खामियों को दिखाते हैं, चिल्लाते हैं, या जो कुछ भी करते हैं सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। तो उनको आप पत्रकार कहिए या जो भी। और यूट्यूब का मतलब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के से जुड़े लोगों को हमें पत्रकार नहीं कहना चाहिए। अगर वैसा करेंगे तो हमारे कई स्वनामधन्य भी उस श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। बहरहाल, जहाँ तक हत्या और अपराध की बात है, तो अभी एनसीआरबी के अगर आंकड़े हों, क्योंकि बिहार सरकार ने तो कुछ साल पहले बंद कर दिया था अपने यहाँ के आंकड़े देना, तो उन आंकड़ों से पता चलेगा कि बिहार की हालत बहुत खराब है। मैं और आप उस दर्द को, उस कष्ट को नहीं समझ सकते हैं। मैं इसलिए नहीं समझ सकता हूँ बीइंग अ बिहारी, क्योंकि मैं 20 साल से बाहर हूँ। मुझे याद आता है 1995 या 90 से कहिए, वह दौर जंगल राज का, जब पटना में मेरे मामा मुझे मना कर देते थे, रोक देते थे कि तुम स्टेशन पर ही रहो, घर आने की जरूरत नहीं। जबकि वो गर्दनी बाग मोहल्ले में रहते थे, और गर्दनी बाग मोहल्ला पटना का एक ठीक ठाक इलाका माना जाता था उस समय। 2005 में जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली, तो उनका पूरा प्लान ही यही था। पूरा उनका जो अपना दावा था, पूरा जो उन्होंने जनता को लुभावने सपने दिखाए थे, वो केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर का था। और 2005 से 2010 के बीच का अगर आप शासन उनका देखें, तो वह स्वर्णिम शासन काल था नीतीश कुमार का। और आपको मैं याद दिला दूं कि ये जो बुलडोजर राज आज चल रहा है योगी जी का, इसकी शुरुआत दरअसल बिहार में हुई थी। बिहार में बुलडोजर की जगह नीतीश कुमार ने क्या किया था कि माफिया की संपत्ति को जब्त कर उसमें स्कूल वगैरह खोल दिए थे। और इसमें आपको याद होगा कि पटना में एक व्हाइट हाउस उसको कहा जाता था, बहुत ही पॉश इलाके पर, बहुत ही ज्यादा जमीन पर, वो व्हाइट मार्बल का एक अवैध मकान था। किसका था ये अब मैं भूल गया हूँ, लेकिन किसी माफिया का था। उस संपत्ति को जब्त कर नीतीश कुमार ने वहां स्कूल चलवा दिया था, और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। अपराधी उस समय उसी तरह से बिहार से पलायन करने लगे थे जैसे अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। और यही सब देखकर जनता ने 2010 में जेडीयू को इतना वोट दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि नीतीश कुमार का हो गया दिमाग खराब।
और वो बन गए तुगलक कुमार। उसके बाद की कहानी हम सभी जानते हैं। ये 2 मिनट में मैंने रिकैप इसलिए करवा दिया कि जनता की स्मृति बड़ी भोथरी होती है। हमारी सामूहिक स्मृति अगर ठीक रहती तो हम 1200 वर्षों तक गुलाम नहीं रहते, बिहार की ये दुर्दशा नहीं होती। उसी के बाद कुछ लघुए भगुओं ने उनमें बीच में बताया कि वह बन सकते हैं प्रधानमंत्री, और फिर उन्होंने अपना जो बंटाधार किया, पूरे बिहार का सत्यानाश कर दिया। अभी आप देखिए कि 3 चीजें जो नीतीश कुमार हमेशा बताते हैं, 3 सी, क्राइम, करप्शन और क्रिमिनल्स। इन 3 चीजों से वो कहते हैं कि हमने छुटकारा दिलवाया है, लेकिन कहाँ छुटकारा दिलवाया है। करप्शन उनके समय में उतना ही है, शिक्षा की हालत उतनी ही बुरी है, और अपराध की बात आप देखिए कि दिन दहाड़े एक पत्रकार को गोली मार दी जाती है, बड़े आराम से अपराधी जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। इस हत्या से ज्यादा इस हत्या के मोडस ऑपरेंडी पर विचार करना होगा कि अपराधी जाता है, वो दरवाजा खुलवाता है और बड़े आराम से गोली मार के टहलते हुए फिर अपनी बाइक से या कार से, जिससे भी होता है, वो चला जाता है। इसका सीधा मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब ये होता है कि अपराधियों के मन में शासन का तनिक भी खौफ नहीं है। और उस व्यक्ति को गोली मार दी जिसने, जो एक प्रमुख गवाह है, उसका भाई भी मारा जा चुका है, उसका भाई प्रधान है। गांव की राजनीति में प्रधान कोई छोटा आदमी नहीं होता है, आपको भी ये पता होगा। हालांकि बिहार के प्रधान का वह दबदबा नहीं रहता जो मैं यूपी के प्रधान का देखता हूँ। जो यूपी के प्रधान का रौला रहता है, यहाँ जो इतनी गाड़ियां निकलती हैं, वो बिहार में नहीं है। कम गाड़ियां निकलती हैं यहाँ के, फॉर्च्यूनर की जगह वहाँ मान लीजिए कि एक आध स्कॉर्पियो ही होती होगी उसके पास, लेकिन प्रधान एक बड़ा आदमी है। उसकी हत्या कर दी, उसके प्रमुख गवाह की कर दी, 5 पत्रकार आप बता रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये आंकड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि कई बार ये होता है। मैं आज सुबह से देख रहा था कि विमल कुमार यादव किस संस्थान के पत्रकार थे या कहाँ के पत्रकार थे। आप मजे की बात देखिए कि मैंने जितना गूगल किया है, कहीं भी उनके संस्थान का नाम नहीं है। किसी हिंदुस्तान के पत्रकार को मारा था, शहाबुद्दीन पर आरोप था, और अब पता नहीं वो मामला भी चल रहा है या बंद हो गया, क्योंकि शहाबुद्दीन, हाँ, मैं दर्शकों के लिए बता दूं, अगर मैं गिना दूं जिन 5 का दस्तावेज मिल रहा है, जिसका एक जानकारी मिल रही है, 2016 में हिंदुस्तान के जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, राजदेव रंजन, 13 मई 2016 को उनकी हत्या कर दी गई थी सर पर गोली मार के। उसके बाद आइए पत्रकार मनीष सिंह, ये पूर्वी चंपारण में अगस्त 2021 में इनकी हत्या की गई। 2021 में ही पत्रकार बुद्धिनाथ झा की हत्या हुई, और 2022 में महाशंकर पाठक की हत्या हुई। ये भी पत्रकार थे और ये सीनियर जर्नलिस्ट थे सुपौल के। और अब ये विमल कुमार यादव। तो ये तो वो लोग हैं जो अधिमानी पत्रकार हैं। इसके अलावा जब मैंने आपसे मनीष कश्यप की बात की ना, तो आप देखिए किसी को तो निपटा दिया जा रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पर कई एंगल हैं। वो मान लीजिए एक सरपंच के भाई थे जिनकी हत्या की गई, मुख्य गवाह यही थे विमल कुमार यादव, उनकी हत्या की गई। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि चलिए ये गवाह निपटा देने का मामला है, सीधे सीधे ये पत्रकार की हत्या नहीं भी हो सकती है। लेकिन आखिर क्या वजह है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको दर्शक भी जानना चाहेंगे, और जान के उनको बहुत सारे दर्शक जानते भी होंगे व्यालोक जी। आप देखिए तो राजधानी के मीडिया क्षेत्र में, चाहे वो विजुअल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, बिहार मूल के प्रतिभाओं का जमावड़ा है। बहुत से ऐसे स्वनामधन्य पत्रकार जो अब यूट्यूबर बने हैं, उनमें से जो भी नाम, मैं नाम अपने मुंह से क्या लूं, आप जो है 10 में से 9 नाम अगर देखेंगे, मैं कह दूं 9.25 नाम देखेंगे अगर, तो वो बिहार मूल से आते हैं। बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड राष्ट्रवादी यूट्यूबर, वो बिहार से आते हैं। फेसबुक जैसे मंचों पर तमाम लिखने वाले धाकड़, दुनिया के हर विषय पे, मंगल ग्रह पे अगर पानी की खोज हो रही है, चंद्रमा पे अगर जो है सूरज दिख गया, तो हर चीज पर विमर्श का अंबार लगा रहता है। क्या वजह है कि चाहे मनीष कश्यप का मामला हो,
उसकी आवाज दबाने का मामला हो, या इन तमाम पत्रकारों की हत्या हो, जिसमें विमल कुमार यादव तो मान लीजिए आज बहस के केंद्र में है। इतनी चुप्पी क्यों रहती है? देखिए, दो चीजें हुई हैं बिहार के साथ, और उसको भी एक चीज कह लीजिए आप, सिस्टमिक फेलियर हो गया है, व्यवस्थागत कोलैप्स जिसको कहेंगे ना, ढांचा, पूरा ढांचा बिखर गया है। आप ये सोचिए कि 4 करोड़ बिहारी पूरे देश में और विदेशों में छिटके हुए हैं। 12 करोड़ की जनसंख्या है, 4 करोड़ कितना हुआ? 1/3 हो गया। 1/3 बिहारी बाहर रहते हैं, लात जूता खाते हैं, फिर तमाशा देखते हैं। बाद में जैसे LGBTQ कम्युनिटी प्राइड पैरेड निकालती है, प्राइड मंथ निकालती है, वैसे ही ये बिहारी पूरी दुनिया में जब लात खा लेते हैं तो छठ के मौके पर भव्य प्रदर्शन करते हैं अपनी ताकत का, और 4 दिन 6 दिन, और इस तबके में बिहार का हर एक आदमी शामिल है। फ्लाइट से जाने वाला ब्लू कॉलर IT कुली भी उसमें शामिल है, और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में लटक भटक के, कभी RPF से लूट के, कभी पुलिस वालों से लूट के, कभी पटना बस स्टैंड पर उसको जाना है मुजफ्फरपुर और उसको समस्तीपुर की बस में टांग दिया जाता है, क्योंकि बिहार में प्राइवेट बसें केवल चलती हैं, बस स्टैंड नाम की कोई चीज कहीं नहीं है। कचरे, गंदगी और जल थल का एक अद्भुत समन्वय किसी खाली जमीन पर होता है जहां 25-30 बसें रहती हैं, उसको बिहार में बस स्टैंड कहा जाता है। वो लोग आते हैं और उसके बाद वो 6 दिन 7 दिन रह के चले जाते हैं, और उसके बाद टसुए बहाते हैं। हर एक बिहारी नौकरशाह जो कहीं भी निवेश कर रहा है, वो आपको नोएडा में निवेश कर रहा है, हैदराबाद में निवेश कर रहा है, बेंगलोर में कर रहा है, लेकिन वो बिहार में नहीं कर रहा है। बिहार में वो क्या कर रहा है? पटना, जहाँ का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर काम लायक नहीं है, जहाँ पूरा सिविक सिस्टम बिगड़ा हुआ है, वहां जबरदस्ती की जमीन खरीद के, जबरदस्ती के फ्लैट खरीद के बिहारी माफिया, बिहारी नौकरशाहों, वैसे ये सारी बातें कहूं तो एक साथ ही कह देना ठीक रहेगा, बिहारी माफिया, बिहारी नौकरशाहों, बिहारी ब्लू कॉलर जॉब वालों ने मिलजुल के पटना में पूरा दाम बढ़ा दिया है। बात हत्या से शुरू हुई थी, पत्रकारों की हत्या से, वहां आ जाते हैं। ये बात मैंने इसलिए कही कि बिहारी को ही बिहार से मतलब नहीं है। मैं ही 20 साल से बाहर भटक रहा हूं और मैं वापस जाने की सोच भी नहीं रहा हूं। मैंने कभी कोशिश की थी 2017 में, लेकिन मैं असफल रहा, मेरे लायक कुछ नहीं हो पाया, तो मैं नहीं गया। ये मेरी असफलता है एक बिहारी होने के नाते, समाज के तौर पर बिहारियों की ये विफलता है। पॉइंट समझिएगा, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, अपराधियों के मन से लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज होती है, वह खौफ निकल गया है। वह खौफ निकलने के बाद क्या होता है आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा। 5 साल पहले का यूपी याद कीजिए, कभी आजमगढ़ में कुछ होता था, कभी बलिया में कुछ हो जाता था, कभी गोरखपुर में हो जाता था। आज जो गोरखपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखिए, और 6 साल पहले का याद कर लीजिए, मैं ज्यादा देर पहले की, क्या फर्क पड़ गया। योगी महाराज खुद बंदूक लेके तो नहीं निकल पड़े ना, लेकिन फ्री हैंड दिया। पुलिस को क्या चाहिए होता है? फ्री हैंड दीजिए, उसको काम करने दीजिए, और अपराधियों से आपकी दुश्मनी एकदम जग जाहिर होनी चाहिए। अपराधियों से आप, अपराधियों में इस तंत्र का खौफ होना चाहिए, और यह खौफ जब मर जाता है तो वहां बिहार होता है। नीतीश कुमार के हाथ से लगाम पूरी तरह छूट चुकी है। आपको याद होगा पिछली बार भी ये जंगल राज के प्रणेता के साथ मिले थे, तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति हो रही थी। अभी जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, इस हत्या का भी देखिएगा, अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और कुछ बातें सामने आई, तो इसका जरूर कहीं ना कहीं जमीन से या दारू से लेन देन होगा। बिहार में अभी एक उद्योग है, नकली दारू और उसकी स्मगलिंग, और बिहार में अभी एकमात्र संपत्ति है, किसी के पास भी कोई भी जमीन है तो। और चूंकि इतने सारे बिहारी बाहर रहते हैं, तो उस लैंड डिस्प्यूट पर
लगातार झगड़ा, बवाल और हत्याएं तक होती हैं। इसमें भी बिहार सरकार ने क्या एक नया कारनामा किया है, बिहार सरकार ने सारे रिकॉर्ड्स कर दिए हैं ऑनलाइन। और इस देश में जैसा कि होता है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है, लेकिन हम तमाम चीजें कर देते हैं। जैसे हमारे देश में स्मार्टफोन को उपयोग करने की सलाहियत नहीं है, लेकिन हर एक हाथ में स्मार्टफोन पहुंच गया है। तो परिणाम क्या हुआ है? उसका परिणाम ये हुआ है कि रेप करके बच्चे वीडियो बना रहे हैं, किसी को छेड़ते हुए वीडियो बना रहे हैं, थिएटर के वीडियो जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो उसी तरह बिहार पुलिस क्या करेगी अगर उसको मुंह सूंघने से लोगों के फुर्सत न मिले और लैंड रिफॉर्म के नाम पर सारा कुछ आपने ऑनलाइन कर दिया है। अब इसमें पता ये चल रहा है कि व्यालोक का रकबा अवनीश जी के नाम चढ़ गया है और अवनीश जी के 4 कट्ठे पर व्यालोक का कब्जा हो गया है। तो ये एक पूरी भसड़ मच गई है और इसके लिए सरकार का उच्च वर्ग, जिसको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहें, वह कम दोषी है। जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, कलम उन्हीं की चलती है, कीबोर्ड उन्हीं का चलता है, उन्होंने किसी का कुछ कर दिया। और जमीन जो है, हमारे एक मित्र हैं शशि शेखर पत्रकार, वह बराबर बताते हैं, मोतिहारी से रहते हैं, मोतिहारी से रह के काम कर रहे हैं, वह बराबर बताते हैं कि जमीन और शराब यही 2 विवाद के कारण है आज के बिहार में। पत्रकारों की हत्या पर इसके बाद और भी बहुत कुछ कहने को रह जाता है। कहने को ये रह जाता है कि जब 2016 की बात आपने की, राजदेव रंजन की हत्या की बात, तब भी हम लोग यही थे और तब एक मुहिम भी चली थी। जब शहाबुद्दीन बाहर आया था, तब तक बिहार में ये था कि लोगों ने उसके खिलाफ मुहिम चलाई, लोगों ने सरकार को बार बार शर्मसार किया। और आपको याद होगा कि प्रशांत भूषण वह केस लड़े थे और फिर शहाबुद्दीन को वापस भी भेजा गया था, उसके बाद उसकी मौत हुई। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और नीतीश कुमार ऐसे प्रपंच में पड़े हुए हैं, एक ऐसी आशा में पड़े हुए हैं जिसका दूर दूर तक कहीं कोई नाम लेवा नहीं है। और इस वजह से वह पूरे बिहार की दुर्दशा तो हो ही चुकी थी, उसको पतन के उस काल में ले जा रहे हैं जहां से बिहार की वापसी संभव है। ठीक बात है। अच्छा व्यालोक जी, बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ। मैं जब ये वीडियो करने से पहले 1-2 लिंक्स देख रहा था, कुछ अपडेट कर रहा था, तो मुझे बीबीसी की एक आर्टिकल दिखा और वो बीबीसी का आर्टिकल किस पे था? मनीष कश्यप पे। वो आर्टिकल मेरे सामने अब भी खुला हुआ है। आप जर्नलिस्ट हैं, पत्रकारिता का मैं भी जानता हूं। उस आर्टिकल को जब आप देखना शुरू करेंगे, मैं आपको लिंक भेजूंगा, पूरी तरीके से मनीष कश्यप के पड़ताल की गई है। और पड़ताल करने के बाद जो कंक्लूजन उसमें लिखा गया है एक जगह, उसमें एक वरिष्ठ जिक्र, देखिए मैं पढ़ रहा हूं अक्षर से, जरा 2 लाइन पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए भी। मनीष कश्यप के ऊपर कोई बड़ा हाथ जरूर है, ये हेडलाइन है। उसके बाद क्या लिखा है? वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण मानते हैं कि मनीष कश्यप के सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो में स्पष्ट तौर पर उग्र हिंदुत्ववादी रुझान दिखता है। पहले आगे क्या लिखा है? और उनके सोशल मीडिया कंटेंट में भड़काने वाली यानी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाली बात ज्यादा दिखती है। चलिए ये जनरलाइज है। आगे नचिकेता नारायण क्या लिखते हैं कि मनीष ने ऐलान किया था कि वो शाहरुख खान की फिल्म पठान को फ्लॉप करा देंगे। वो गांधी के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हैं और कहते हैं कि हिंदू जाग गया है। मनीष कश्यप को अपनी बिरादरी के लड़कों का भी समर्थन हासिल है और बेरोजगारी हर वर्ग में है, इसलिए उनका इतना व्यापक समर्थन होता है। आगे आप देखिए इससे बड़ी चीज क्या लिख रही हैं बीबीसी कि तमिलनाडु से जुड़ी जिन खबरों को बीजेपी ने विधानसभा में उठाया वो गलत साबित हुआ और उसी सारी चीजों पर मनीष कश्यप वीडियो बना रहे थे। ऐसा करके मनीष कश्यप की पूरी आइडेंटिटी ये भारतीय जनता पार्टी, एनडीए या हिंदू समाज के साथ इनको जोड़ के और पूरी पड़ताल की जा रही है कि साहब इस कारण से मनीष कश्यप जैसे आवाज उठाने वाले
व्यक्ति का जेल में रहना जायज है। ये कहती है मनीष कश्यप के बारे में बीबीसी की एक रिपोर्ट। अगर अंत में मैं एक बात कहूं, देखिए ये बात तो हम लोगों ने बड़ी आसानी से कह दी कि बिहार के लोग इतने सारे मीडिया में हैं भरे हुए, फिर भी बिहार के बारे में चुप्पी क्यों होती है। लेकिन इस सबके पीछे देखिए आदमी आदमी होता है। एक ऐसा व्यक्ति, आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, हम लखनऊ में बैठे हुए हैं, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे बिहार में उसका घर है, उसके परिवार है, उसके माता पिता, उसके परिवार के और सदस्य भी हैं। तो इस तरीके से जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई हो, कोई घर का दरवाजा खटखटा के किसी को मार दे रहा हो, तो ये वजह भी कहीं आप समझते हैं कि चाह कर भी बिहार से जुड़े हुए अभिव्यक्ति के मामलों से जुड़े हुए लोग यानी पत्रकार और यूट्यूबर इस वजह से भी नहीं बोलते हैं कि भैया घरवा तो बिहार में बा, कनवा के ठोक जाए? बिल्कुल नहीं बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं, अब इसमें थोड़ी आत्म प्रशंसा करनी होगी मुझे कि जब शहाबुद्दीन निकला था तो संयोगात, मतलब मेरे एक मित्र थे पत्रकार, एक जूनियर मित्र था बिजनेस स्टैंडर्ड में, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, और किसी बहाने ये हुआ, सुबह सुबह की बात थी कि प्रशांत भूषण के लिए वकालतनामा लाना है जिस पर उनके साइन चाहिए, जिनके बेटों को शहाबुद्दीन ने मार दिया था। वह वकालतनामा लाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ था। फिर मैं और वो जूनियर गए, वहां से पटना से गाड़ी की गई, और उसी बहाने, उसी दौरान, वो बकरीद थी मुझे याद है, और शहाबुद्दीन के यहाँ हम लोग पहुंचे थे, और कम से कम 5,000 लोगों के लिए बिरयानी वहां बन रही थी। और शहाबुद्दीन का जो किला है था, अब उसके बेटे का है, वो करीब 5 किलोमीटर की जो सड़क है वो वन वे है, मतलब एक ही गाड़ी जा सकती है, और दोनों तरफ खाइयां हैं, और बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स हैं कि उन खाइयों में न जाने कितनी लाशें दफन है वगैरह वगैरह। और जब मैं शहाबुद्दीन से बात कर रहा था, उसका इंटरव्यू ले रहा था, तो इंटरव्यू से पहले उसने एक घटना का उल्लेख किया कि बाबा रुआ तो देख ले कहीं, हाँ वहाँ ओवर ब्रिज पर हमार फुटवा जो लगल रहे हैं, उसका एक लगा हुआ था ओवर ब्रिज पर, बड़ा सा जो बांस पल्ली लगा के नहीं लगाते हैं, तोरण द्वार टाइप का था। मैं उतर के उसकी फोटो ले रहा था, और ये 6 किलोमीटर पहले की घटना हुई है, चंदा बाबू के घर से थोड़ा आगे, वहीं एक, और उसको पता था, और शहाबुद्दीन को ये बात पता थी। उसने ये उल्लेख किया, और वो बाबा कहता था, जाति विशेष के लोगों को वह बाबा ही कहता था। और उसने कहा कि बाबा रुआ तो देखिए नहीं, अब का देखे के बाद। और उस वक्त ये जो पसीना यहाँ से टपका, वो तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव था डर का, या जो भी कहें उसे, डर ही होगा, पसीना निकला था, मैं पहली बार डरा था। लेकिन उस दौरान मेरे घर में जो हंगामा हो गया था, जो बवाल हो गया था, और मेरे फोन पर जो लगातार पिताश्री, भाई साहब, तमाम लोग थे, और घर जाने के बाद मेरी जो दुर्दशा हुई, वह एक अलग विषय है। ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, डर है, लेकिन इस डर के लिए आप पूरे समाज को बंधक नहीं रख सकते। किसी न किसी को उस डर को छोड़ना होगा, निकालना होगा। और जहां तक आपने कहा कि बातचीत नहीं होती है, या यूट्यूबर्स जो बिहार के हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, रवीश हैं, अजीत अंजुम हैं, और भी बहुतेरे लोग हैं, मतलब जिनको आप देखिए, और कम से कम पूर्वांचल के तो हैं ही, वो क्यों नहीं बोलते हैं? वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनका एक एजेंडा है, और उस एजेंडे में मनीष कश्यप फिट नहीं होता है। उनके पिताजी की भी हत्या अगर हो जाएगी ना, तो वो कहेंगे कि आहा उसकी गलती नहीं है, फलनवा की गलती है। बिल्कुल सही बात। मुझे आज ये बात बोलनी पड़ रही है, ये लोग इतने वाहियात और इतने, मतलब इतने पतित हैं ये लोग, ये सारे लोग। बिल्कुल ठीक बात है। मनीष कश्यप को आप किस आधार पर पत्रकार नहीं कहेंगे भाई? क्योंकि वो चिल्लाते तो प्राइम टाइम में है, वो रिपब्लिक में बैठ के चिल्लाते हैं, इंडिया टीवी में चिल्लाते हैं, जी न्यूज में चिल्लाते हैं, आज तक में अंजना चिल्लाती हैं, कौन नहीं चिल्लाता है आजकल? बिल्कुल ठीक बात है। और कोई व्यक्ति पत्रकार है या नहीं है, ऐसा किसी पत्रकारिता संस्थान से पढ़ के डिग्री लेके पर्ची कटा के ही नहीं बना जा सकता है
ये वो दौर नहीं है जब एक खास विचारधारा के हमारे वामपंथी भाई लोग जब तक प्रगतिशील लेखक मंच की पर्ची न कटाइए तो वो लेखक नहीं होता था। तो इस तरह की एक अवधारणाएं बना दी गई हैं। व्यालोक जी, आपसे जो बातचीत में मुझे समझ में आई बात, डर खौफ है, सरकार का इकबाल बिल्कुल तरह से खत्म हो चुका है बिहार में। जंगल राज की वापसी की बात अगर की जा रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ जो तमाम गिरोहबाज मीडिया हैं, जिसको कि आप जो है लुटेन मीडिया कह लीजिए, वो सारे लोग, आप देखिए सेलेक्टिव मामला होता है। 2016 में जब पत्रकार की हत्या हुई थी, मुझे याद है उस समय बड़ा बवेला हुआ था, लेकिन आज केवल नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार में है। तो आप देखिए विमल कुमार यादव, यहां मैं यादव पर इन्वर्टेड कामा लगा रहा हूं, काफी कुछ इसमें सूट करता है बहुत सारे एजेंडा खोरों के लिए, लेकिन विमल कुमार यादव की हत्या के बारे में कोई बहुत ज्यादा बातचीत स्थापित मीडिया में देखने को नहीं मिलेगी। जी, सेकुलर हिंसा हिंसा न भवती, क्या बात है। आप बंगाल से शुरू कीजिए, बिहार आइए, तमिलनाडु जाइए, और आपको पता है, मैं बता चुका हूं कि तमिलनाडु में मनीष कश्यप को जिस डीजीपी ने या जिसने भी, जिसकी शव पर ये सारी कार्रवाई हुई, वह आरजेडी ज्वाइन कर चुका है, बिल्कुल ठीक, लालू जी के चरणों में जाकर। बिल्कुल, तो साफ दिखाई देता है, सिलेक्टिव एजेंडा है, सब कुछ है। बिल्कुल। एक और बात की है कि जो कहिए कि इन पत्रकारों का जो इकोसिस्टम है, या कहिए मनीष कश्यप का इकोसिस्टम, जिस पर आरोप लगाया जाता है कि वो हिंदूवादी है और सो कॉल्ड हिंदूवादी दल जो बीजेपी है वो उसका सपोर्ट कर रही है, ये जो पूरा सिस्टम है ना इन लोगों का, वो सबसे पहले साथ छोड़ता है। दुखद बात ये है, जैसे मनीष कश्यप पर चूल्हे नहीं हिला दी गई बिहार सरकार की एक शानदार प्रदर्शन से, जैसे अभी नूह के मामले में विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा पल्ला झाड़ लिया कि बिट्टू बजरंगी से उसका कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, नहीं होगा या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यह तुरंत उसी समय सार्वजनिक करने की क्या जरूरत है? क्या आपने कभी देखा है कि किसी भी दंगे के, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल कहीं से कुछ भी हो? बिल्कुल, ये बात समझ में आती है, ये बात बिल्कुल समझ में आती है। और भाई देखिए, उम्मीद तो हमेशा जगाए रखनी पड़ेगी कि यूपी अगर बदल सकता है तो उसका पड़ोस में बिहार वो क्यों नहीं बदल सकता है। बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां हैं जो साझी हैं, तो मुझे लगता है कि ये सारी चिंताएं, लेकिन अफसोस इस बात का जरूर होना चाहिए कि सरकारें देख के, विचारधारा देख के, जब इस तरह की हत्याओं पर बात होती है, इस तरह की हिंसा और जंगल राज, लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर पर अगर इस तरह इतना सेलेक्टिव तरीके से बात होगी, तो ऐसी मीडिया को अगर गोदी मीडिया कहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। गोदी मीडिया चिल्लाने वाले तमाम ओनू मोनू जैसी पैरोडी लिखने वाले लोगों को अब अपनी टीवी स्क्रीनें नहीं बल्कि अपने मुंह काले कर लेने चाहिए। व्यालोक जी, मुझे लगता है कि बिहार में हो रही लगातार इस तरह की हिंसा, पत्रकारों की हत्या, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति पर हमने जो बातचीत की वो दर्शकों को पसंद आई होगी। दर्शकों, तो आइए आज की चर्चा को देते हैं यहीं विराम और व्यालोक जी को धन्यवाद देते हैं। व्यालोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों आप सभी को बहुत बहुत